चलिए बेटा, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाला था। अब हम निकालेंगे सेमी सर्कुलर डिस्क का। सर पूरे डिस्क का क्यों नहीं निकाल रहे? बेटा पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो हम पहले से जानते हैं कि उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा, तो उसका निकालने की बड़ा ज़रूरत है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। बेटा आपके पास एक ऐसी सेमी सर्कुलर डिस्क है और इस तरह की बड़ा सेमी सर्कुलर डिस्क है, हाफ डिस्क है बेटा। ये बड़ा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये भी है, ये एक्स एक्सिस। इस डिस्क का बेटा रेडियस आर है और सारा का सारा जो मास है वो एरिया पर फैला हुआ है, एरिया पर, एंड मास है m और सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैंने कहा बेटा रेडियस इज r। इस पर लैम्डा डिफाइन नहीं होगा बेटा, सिग्मा डिफाइन होगा। सिग्मा यानी मास पर यूनिट एरिया। एज यू नो दैट कि मास इज m एंड एरिया इज ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर बाई 2। पूरे डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो हाफ डिस्क का एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटा, अब किस तरह से हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा सेंटर ऑफ मास निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिमेंट लेना। एलिमेंट के लिए आप एक काम कीजिए कि बेटा मुझे पता है कि इसका टोटल रेडियस तो r है, आप सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर दूर जाइए और इस तरह की एक कट लगाइए, r रेडियस का एक सेमी सर्कुलर कट लगाइए। पहला कट r पे, अगला कट r प्लस डी आर पे। पहला कट r पे, अगला कट बेटा r प्लस डी आर पे। ये जो चीज कट हुई है ये डी आर थिकनेस की एक एलिमेंटल रिंग है। क्या नाम निकाला बेटा अपन ने? एलिमेंटल रिंग। इसको हम नाम देंगे एलिमेंटल रिंग। फेयर इनफ। मैं इस रिंग को अलग से भी दिखा देता हूं कि आपको बढ़िया से समझ में आए। इसके लिए बेटा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और रिंग इज समथिंग लाइक दिस। रिंग इज समथिंग लाइक दिस। रिंग इज समथिंग लाइक दिस। काश हम इसका मास लिख पाए। आप बोलोगे सर इसका मास तो बड़े आराम से जाएगा, पतली सी रिंग है तो छोटा सा मास आएगा। मास आएगा सिग्मा, सिग्मा यानी मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया। सर इसका एरिया क्या होगा? बेटा इसका एरिया होगा इसकी लेंथ पाई आर इंटू इसकी थिकनेस। बेटा थिकनेस इज डी आर। बेटा ये सिग्मा हमें पहले से पता है कितना है। बेटा कितना है सिग्मा? सिग्मा है 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई से बेटा पाई कैंसिल। ये छोटा सा मास आ गया। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? पूरी डिस्क का भूल जाओ, सिर्फ इस एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो आप बोलोगे सर इस एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा यहां कहीं, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2 टाइम्स इसका रेडियस अपॉन पाई। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 2r अपॉन पाई होगा। तो चलिए बेटा मुद्दे पे आते हैं। पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? क्या फॉर्मूला है? छोटा सा मास dm मल्टीप्लाइड बाई उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई इंटीग्रेशन dm। ये जो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है इसका x कोऑर्डिनेट है 0। अगर तेरे को ऐसी छोटी छोटी रिंग्स ले लेकर पूरी डिस्क अगर बनानी है तो जितनी भी तेरी डिस्क होंगी उनके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही क्या आएगा? 0।
तो जब भी आप इसको इंटीग्रेट करोगे पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा, 0। इंपॉर्टेंट चीज है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आप बोलोगे सर छोटा सा एलिमेंट का मास, उस एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट, बड़ा वाई कोऑर्डिनेट है 2r/पाई, बड़ा एक बार वाई लिख लेता हूँ, अपॉन इंटीग्रेशन dm। नीचे वाला इंटीग्रेशन dm करने की बड़ा जरूरत नहीं है, आप जानते हो बड़ा dm 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 dm, बहुत सारे रिंग लेकर अगर आप ये डिस्क बनाना चाहते हो तो सारा dm dm जोड़ोगे तो क्या आएगा, पूरी डिस्क का मास आएगा m, लिख दो ऊपर dm इज 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू r dr, ये तो dm हुआ, मल्टीप्लाइड बाई इस dm मास का y कोऑर्डिनेट, बड़ा y कोऑर्डिनेट इज 2r/पाई। m बड़ा कांस्टेंट है, बाहर आएगा कैंसिल हो जाएगा। अगर मुझे ऐसी बड़ा रिंग्स ले लेकर पूरी बड़ा डिस्क बनानी है तो r को कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ, तो आप बोलो सर सबसे पहले आपका r 0 होगा, फिर r बढ़ाते 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 कैपिटल R तक आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल r विल वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। जो कांस्टेंट हो बड़ा बाहर निकालो, 4 बाहर, पाई r स्क्वायर बाहर, अंदर बड़ा मेरे ख्याल से आ गया है r स्क्वायर dr। r की बड़ा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी है, 0 से लेके कैपिटल R। ले बेटा तेरे पास आंसर आ गया, दैट इज 4/पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा r³ 3, लिमिट लगाऊंगा तो r⁻³ माइनस 0⁻³ बड़ा r स्क्वायर कैंसिल, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बड़ा मेरे पास आ गया 4r/3 पाई। ये बड़ा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया और बड़ा ये आ गया 4r/3 पाई। x कोऑर्डिनेट आ गया 0 और y कोऑर्डिनेट आ गया 4r/3 पाई। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना चाहिए। अब बड़ा मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, अगर आपके पास इस तरह से अगर कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है तो ये जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ से 4r/3 पाई डिस्टेंस ऊपर बड़ा आपका सेंटर ऑफ मास आएगा। फेयर इनफ, बड़ा काम चल जाएगा अपना। चलिए बेटा आगे चलते हैं। मैं एक रिजल्ट और लिख रहा हूँ, प्रूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बिना प्रूव किए ही इस बात से एग्री कर जाएंगे, तो क्यों प्रूव करो बेटा, मुझे लगता है ऐसे काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वार्टर यूनिफॉर्म डिस्क है, क्वार्टर है, 1/4 है, यूनिफॉर्म है, इट इज समथिंग लाइक दिस ऐसे। बेटा रेडियस इसका r है, बताओ बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। हो सकता है कि बेटा आप लोगों ने सोच लिया हो कि सर पक्की बात है कि इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा, y = x वाली स्ट्रेट लाइन पे होगा, क्योंकि y = x स्ट्रेट लाइन के अबाउट ये आपकी क्वार्टर डिस्क तो यूनिफॉर्म है। सेंटर ऑफ मास बेटा इसका यहाँ कहीं होगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ये हमारा आंसर है। डायरेक्ट लिख दिया चलेगा ना बेटा, डायरेक्ट क्यों लिख दिया बेटा, वो ऐसे क्वार्टरिंग लेके बड़ा बना सकते हो, जैसे अपन ने हाफ डिस्क किया वैसे क्वार्टर डिस्क भी कर सकते हो। करना नहीं बेटा, याद करना काफ़ी है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आगे बढ़िए बच्चों। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब बेटा आधा स्फीयर। पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो पता ही था बेटा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। होलो का मतलब क्या है, जैसे बेटा अपनी जो लेदर बॉल है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, वो तो सॉलिड बॉल है, बाहर भी मास है अंदर भी मास है। लेकिन जो लॉन टेनिस बॉल है उसका सारा का सारा मास बड़ा सरफेस पे अंदर से खाली है, तो दैट इज योर होलो स्फीयर।
वो लॉन टेनिस बॉल को अगर हम बीचों बीच से काट दें तो आपके पास वो हेमिस्फीयर बन जाएगा, वो हमारे पास हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो पता ही था, हाफ का निकालने का तो मजा है, वो निकालते हैं। तो चलिए बेटा, क्या कहानी है आपके पास बेटा, इस तरह से एक होलो हेमिस्फीयर है, ले बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बाहर की तरफ आती हुई जेड एक्सिस। ये बड़ा आपके पास उसका बेस है, बेस थोड़ा सा सर्कुलर है, ठीक है। ये बड़ा आपका हेमिस्फीयर है। इतना तो आप सोच सकते हो कि बेटा ये एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर है 0,0,0, ठीक है। पक्की बात है कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट आपका हेमिस्फीयर तो सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर ही हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए। निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट कैसे चूज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी देखते हैं बेटा कैसे चूज करेंगे। अभी सीख जाना बेटा, ये बार बार हमें एलिमेंट हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास के बाद बेटा हमें हो सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त भी काम आए। ये हो सकता है कि बेटा हमें कभी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते वक्त भी काम आए। हो सकता है बेटा कभी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हुए काम आए। तो ये बार बार काम आएगा। तो एक बार में ये सीख लो कि एलिमेंट चूज कैसे करना है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, सेंटर से एंगल थीटा पर जाइए और ऐसे एक कट लगाइए। ऐसे एक कट लगाएंगे, समझ गए बेटा। सेंटर से एंगल थीटा पे गए, यूं कट लगाया, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे जाके थीटा प्लस डी थीटा पर एक कट और लगाइए, और ये जो थिकनेस है बेटा ये आपकी है आर डी थीटा। सर ये क्या बन गया, अभी दिखाता हूँ क्या बन गया। मेरे ख्याल से तो रिंग बन गई है, वो भी फुल। मेरे ख्याल से तो एलिमेंटल रिंग बन गई है बेटा, वो भी फुल। आपके पास ऐसी बेटा रिंग बन रही है, ऐसी रिंग जिसका रेडियस बेटा देखना, अगर ये r है तो ये हाइट है r साइन थीटा, बेटा ये है r कॉस थीटा। तो इसकी रेडियस बेटा मोर और लेस r कॉस थीटा है। इसकी थिकनेस जैसे आपने नोटिस कर लिया होगा r d थीटा है। और रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है मेरे बच्चे, बोले रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो यहाँ है बेटा वाई एक्सिस पे 0, y, 0 पे, 0, y, 0 पे। x कोऑर्डिनेट भी 0, z कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है कितना मेरे बच्चे बोले सर, अगर ये r है तो ये है r साइन थीटा। तो आप कह सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट और बढ़िया तरीके से कैसे लिखो बेटा, तो आप बोल सकते हो सर इसका सेंटर इज 0, r साइन थीटा, 0। ले बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज योर एलिमेंटल रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका मास लिखना। अगर मैंने इसका मास लिख दिया बेटा फिर सारे काम बन जाएंगे अपन से। चलिए बेटा मास लिखते हैं। इस पूरे हेमिस्फीयर पे मास m फैला हुआ था, रेडियस r है। इसका सिग्मा लिखना आसान है, m अपॉन इसका एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स 2 पाई r स्क्वायर। भाई पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर का, तो हाफ का बेटा 2 पाई r स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है बेटा, इसका मास कितना आएगा,
इसका रिंग का मास आएगा छोटा सा dm, जिसे मैं लिखूंगा सिग्मा इंटू इसका छोटा सा एरिया। सिग्मा है m/2πr² मल्टीप्लाइड बाई इस रिंग का एरिया। इस रिंग का एरिया होगा रिंग की लेंथ सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस। सर्कमफेरेंस है 2π टाइम्स रेडियस। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस r नहीं है, r cos थीटा है, मल्टीप्लाइड विद थिकनेस, बड़ा थिकनेस है rd थीटा। बड़ा दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है बेटा, सही लिख दिया। बड़ा ये थीटा का डिफरेंस बहुत छोटा है, तो हम रेडियस बड़ा इसका r cos थीटा मान सकते हैं, और बड़ा ये वाला कोऑर्डिनेट हम r sin थीटा मान सकते हैं। डी थीटा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए तो मैं जानबूझ के बड़ा छोटा सा लिया। आगे चलिए बेटा, अब व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर dm मास मल्टीप्लाइड बाई x कोऑर्डिनेट। ये रिंग हमारा एलिमेंट है, उसका मास dm, उसका x कोऑर्डिनेट बड़ा कितना है 0 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। बड़ा ऑब्वियस बात है, चाहे सबसे नीचे रिंग ले, चाहे यहाँ रिंग ले, चाहे यहाँ रिंग ले, चाहे यहाँ रिंग ले, सबका ही सेंटर का बेटा जी x कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा 0। तो पूरे के पूरे इस होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा 0। बेटा व्हाट विल बी द z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? dm मास, ये dm मास मल्टीप्लाइड उसका z कोऑर्डिनेट, बेटा z कोऑर्डिनेट विल बी 0 इंटीग्रेशन ऑफ dm, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 0। चाहे नीचे रिंग ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे सबसे ऊपर ले, हर रिंग के सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट में हमारा इंटरेस्ट है। बेटा बताओ, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास dm मास मल्टीप्लाइड बाय उसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm लिखा बेटा dm है पाई r² कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो गया बेटा। dm है m cos थीटा d थीटा, बेटा क्या m cos थीटा d थीटा इंटू इस dm मास का y कोऑर्डिनेट, बेटा इस dm मास का y कोऑर्डिनेट इज r sin थीटा डिवाइड बाई इंटीग्रेशन dm। अरे बेटा काय का इंटीग्रेशन dm तो तुम करना चढ़ा कर लेना, m ही आएगा। m से बेटा m कैंसिल, m कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ गया, बाहर आने का तो वो कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देना कहाँ से कहाँ तक, थीटा को कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ कि ऐसी छोटी छोटी रिंग्स बनाकर पूरा का पूरा हेमिस्फीयर बना लो। तुम बोलोगे सर सबसे नीचे वाले पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू 0, फिर थीटा बढ़ाऊंगा, सबसे ऊपर वाले पॉइंट के लिए थीटा बढ़ते बड़ा कितना हो गया 90। 0 पर ये कवर हो गया, 10 डिग्री पे ये कवर हो गया, 20 डिग्री पे ये, 40 पे ये, 50 90 पे ये कवर हो गया। तो आप बेटा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करो 0 से लेकर 90 डिग्री तक। बेटा तेरे पास r तो बेटा बाहर आ गया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। बेटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन है? 0 से 90 डिग्री है बेटा, 0 से π/2। आसान सा इंटीग्रेशन है बेटा। साइन थीटा को टी पुट करना चाहो बेटा टी पुट कर दो, या फिर बेटा इसको साइन 2 थीटा अपॉन 2 भी लिख सकते हो, मर्जी बेटा आपकी। चलिए बेटा मैं साइड में करता हूँ, मुझे चाहिए साइन थीटा cos थीटा डी थीटा को। साइन थीटा को टी पुट कर दो, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन आ गया cos थीटा डी थीटा, दैट इज डी टी पुट किया तो मेरे पास आ गया दैट इज टी डी टी। बेटा टी डी का इंटीग्रेशन क्या आएगा t²/2। बेटा t²/2 क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा r टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बेटा कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। बेटा π/2 रखा तो 1 आ गया, 0 रखा तो 0 आ गया। बेटा दैट कम्स आउट टू बी r/2। ले बेटा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हेमिस्फीयर का आ गया, होलो हेमिस्फीयर का आ गया। बेटा कहाँ पर आ गया? r/2 पर। अच्छा रिजल्ट है बेटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम लोगों को याद रहना चाहिए। बेटा हम लोगों को याद रहना चाहिए। तो बेटा मैं इस रिजल्ट को साइड में एक जगह लिख भी देता हूँ। बेटा इस रिजल्ट को मैं साइड में एक जगह लिख भी देता हूँ। रिजल्ट लाइक दिस कि आपके पास ये अगर हेमिस्फीयर है,
तो सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर होगा बेटा, दिस विल बी योर सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, बढ़िया है, यहाँ से आंसर, बड़ा यहाँ आंसर। चलिए आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट 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 सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर। बेटा सॉलिड स्फीयर का अर्थ समझिए ना, समथिंग लाइक लेदर बॉल। बेटा लेदर बॉल पे सारा मास सरफेस पे भी है और अंदर भी है। उसको बेटा लेदर बॉल को बेटा बीच से सीम से काट दो तो आपके पास हेमिस्फीयर आ जाएगा। उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, निकालते हैं बेटा। जो रिजल्ट आएगा उसे हम याद भी रखेंगे और निकालना तो हम सीख ही रहे हैं, वो तो काम आ ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, इस तरह से हमारे पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। इस तरह से हमारे पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। ये बेटा वाई एक्सिस, इतना तो बेटा आप समझ ही गए होंगे कि सेंटर ऑफ मास बेटा वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा। ठीक है, सारा का सारा मास बेटा पूरे वॉल्यूम पर फैला हुआ है। आपके पास बेटा इसका रेडियस r है, मास m है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बार हम लैम्डा डिफाइन नहीं कर सकते, सिग्मा डिफाइन नहीं कर सकते। इस बार हम सिर्फ और सिर्फ रो डिफाइन कर सकते हैं। रो मतलब बेटा डेंसिटी। डेंसिटी इज ऑफ कोर्स मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज 2/3 पाई r क्यूब। बढ़िया बेटा। सर एलिमेंट कैसे चूज करोगे? हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर r डिस्टेंस जाके 3D में कट लगा लो, फिर r प्लस dr में जाके एक कट और लगा दो तो सर शेल बन जाएगा। और सर शेल का सेंटर मास हमने अभी भी सीखा था r/2 पे आता है। सर वैसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। उससे आंसर तो और आसानी से आएगा। मैं नहीं कर रहा, मैं किसी और तरीके से एलिमेंट लेना सिखा रहा हूँ। आप चाहो तो स्मॉल r डिस्टेंस जाकर 3D के अंदर बड़ा कट लगाओ, फिर r प्लस dr में जाके एक कट और लगाओ और बड़ा वो स्फेरिकल शेल बना लो होलो वाला, और बड़ा फिर r को वेरी कर दो 0 से लेके कैपिटल R तक, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बेटा किसी और तरीके से कर रहा हूँ, कारण है बेटा मेरे पास दूसरे तरीके से करने का। मैं इस तरीके से कभी न कभी करूँगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना जब अपन RBD में, तब वैसे कर दूंगा। इसी बहाने बेटा कम से कम एक ही सॉलिड स्फीयर का हम 2 तरीके से एलिमेंट लेना सीख जाएंगे। अच्छी बात है बेटा। तो मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, पहले वाले तरीके से हम कभी और किसी दिन कर लेंगे। आपके पास टाइम हो तो आप कर लेना, और आपका आंसर आ जाए तो बड़ा एक बार ना टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना फोटो लेके, ठीक है? मैं देख लूँगा। मैं एलिमेंट कैसे चूज़ कर रहा हूँ बेटा, देखना। मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से जाओ y डिस्टेंस ऊपर और कट लगाओ ऐसे, फिर y प्लस dy पे जाओ और एक कट और लगाओ ऐसे। ये क्या बना? इसको देखो, ये डिस्टेंस है बेटा r, इसका रेडियस आएगा स्मॉल r। पाइथागोरस से निकाल लूंगा बेटा स्मॉल r। तो ये देखो क्या बनता है, अभी दिखा देता हूँ क्या बनता है बेटा। ये तेरे पास x एक्सिस, ये बेटा तेरे पास y एक्सिस, ये बेटा क्या बना है जरा गौर करना बेटा। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे पास एक फिर से डिस्क बनी है बेटा। ऐसी एक डिस्क बनी है बेटा यू, जिसकी थिकनेस है dy, जिसका रेडियस है स्मॉल r, और स्मॉल r मैं निकाल सकता हूँ पाइथागोरस, r² प्लस y² इज इक्वल्स टू कैपिटल R²। सो दिस रेडियस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ r² माइनस y²।
ये आपके पास आ गई है एलिमेंटल डिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस एलिमेंटल डिस्क का मास लिखना और इसका सेंटर कहां पर है ये पता करना। डिस्क है पूरी, आधी नहीं पूरी, तो उसका सेंटर कहां पर होता है? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आएगा यहां पे। सर ये कितने डिस्टेंस है? बड़ा डिस्टेंस तो पता ही बेटा कितनी है, y। तो दिस कोऑर्डिनेट इज 0, y, 0। ऐसी डिस्क सबसे नीचे लूंगा, फिर यहां लूंगा, फिर यहां लूंगा, फिर ऊपर तक चलता जाऊंगा। y को वेरी करूंगा 0 से लेकर कैपिटल R तक कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसी बहुत सारी डिस्क से मैं पूरा का पूरा ये सॉलिड हेमिस्फीयर बना सकता हूँ। अच्छी बात है बेटा। काश मैं इस एलिमेंटल डिस्क का मास लिख पाऊँ। मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसका मास तो आ जाएगा, इसका मास आएगा dm, इसका डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है बेटा? 3m अपॉन 2πr³ इंटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम आएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई इंटू स्मॉल रेडियस का स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ r² - y² इंटू थिकनेस। बेटा व्हाट्स द थिकनेस? dy। बेटा पाई से पाई कैंसिल। सर अब तो कर लेंगे बेटा। मैं x कोऑर्डिनेट निकालने के मूड में नहीं हूँ, 0 आएगा। z कोऑर्डिनेट निकालने के मूड में नहीं बेटा, 0 आएगा। क्योंकि ऐसी डिस्क बेटा चाहे तो यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे y को बढ़ाते बढ़ाते r पे ले, बेटा सबका ही x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। जब सारी डिस्क का x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 आ रहा तो पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर का x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा। चिंता ही किसकी है बेटा? सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट की चिंता है बेटा। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोई फॉर्मूला है क्या? मेरे बच्चे बोले हाँ सर, छोटा सा हमारा जो एलिमेंट है उसका मास, उसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। बेटा बोलना मास क्या है? मास है 3m अपॉन r⁻³ सॉरी बेटा 2b है, इंटू r² - y² इंटू dy। ये तो dm हुआ, इसको y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो। इस डिस्क का y कोऑर्डिनेट तो y ही है, ले बेटा y से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। बेटा इंटीग्रेशन dm क्या आएगा? m आएगा। m बेटा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, बाहर आते कैंसिल। बेटा जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो। 3 बाहर, 2 टाइम्स r³ बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ r² - y³ dy। y को बेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ कि बेटा काम से हो जाए? आप लोग सर 0 से लेकर कैपिटल R तक करता हूँ। ले बेटा मेरे पास आ गया, दैट इज 3 अपॉन 2 टाइम्स r⁻³ दैट इज r² y² अपॉन 2 माइनस y⁻⁴ अपॉन 4 बेटा 0 से लेके R तक। जैसे पुट किया बेटा मेरे पास आ गया है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 टाइम्स r⁻³ r को r रखा तो r की पावर 4/4 माइनस r की पावर 4, सॉरी बेटा 4 नहीं है ये 2 है बेटा r को y को r रखना तो r⁻⁴/4 बेटा मेरे पास आ गया, दैट इज 3 अपॉन 2 टाइम्स r⁻³ इंटू r⁻⁴/4 बेटा मेरे पास आंसर आ गया 3r/8। तो y कोऑर्डिनेट आ गया बेटा आपका कहाँ पर? 3r/8 पे। तो अगर आपके पास कोई इस तरह से सॉलिड हेमिस्फीयर है तो बेटा जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से कितना दूर बेटा सेंटर ऑफ मास होगा? 3r/8 पे। बेटा यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना चाहिए। कोई आधी रात को उठा के पूछ ले कि सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो बोल देना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से 3r/8 डिस्टेंस ऊपर है, फिर वापस हो जाना। लेकिन ये याद होना चाहिए। सर आपने कराया क्यों? डेरिवेशन क्यों कराई? बेटा डेरिवेशन तो एलिमेंट कैसे चूज करते हैं, लिमिट कैसे लगानी है, इंटीग्रेट कैसे करना है, इतनी सारी बातें सिखाने के लिए बेटा मैंने सारा काम किया है। बाकी आप फॉर्मूला रख के भी काम चला सकते हैं।
नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कॉन। सॉलिड कॉन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, इस बात को डिस्कस करते हैं। सॉलिड कॉन का बड़ा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। कॉन है लेकिन सारा का सारा मास पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर पड़ा है। अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, थोड़ा देखिए कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, उसे हम याद भी रखेंगे। हाइट बड़ा कैपिटल एच है, रेडियस आर है, नीचे वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एंगल थीटा बड़ा, ये एंगल भी थीटा। इस अरेंजमेंट का बड़ा सेंटर ऑफ मास निकालना है। अभी निकालते बेटा। पहले बेटा थोड़ा सा मैथमेटिकली आसान रहे इसलिए बेटा मैं एक बार इस कोण को उल्टा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सुनिए, ये रहा बेटा आपका कोण और बेटा मैंने इसको थोड़ा इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। ये आपकी एक्स एक्सिस और ये बेटा आपकी वाई एक्सिस, ये बेटा आपकी वाई एक्सिस। ये एंगल थीटा बेटा, ये एंगल भी थीटा। ये जो रेडियस है बेटा इसकी आर है और जो हाइट है बेटा इसकी एच। अंदर से पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है, टोटल पूरा बेटा भरा पड़ा है। मास सारा का सारा वॉल्यूम पर है, तो ऑफ कोर्स हम इसकी लिए ये कह सकते हैं कि अगर मास m है और सारा का सारा मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके पास कोई ना कोई डेंसिटी होगी, एंड दैट डेंसिटी विल बी मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बिना किसी कैलकुलेशन के आप बोलोगे कि सर पक्की बात है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा। बेटा वाई एक्सिस पर लाई करेगा, तय बात है। चलिए फिर भी सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। वाई कोऑर्डिनेट तो निकालना ही पड़ेगा ना। चलिए बेटा निकालते हैं। एलिमेंट्स किस तरह से चूज करने, सुनिए। यहां से ओरिजिन से बेटा वाई डिस्टेंस ऊपर जाओ और वाई डिस्टेंस ऊपर जाकर एक कट लगाओ ऐसे। ये बेटा रेडियस हो गई आर। ये आर बेटा मैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से लिख दूंगा कि आर अपॉन वाई इज कैपिटल आर अपॉन एच, लिख देंगे उस तरह से। एक कट से कुछ नहीं होगा, एक कट और लगाओ। पहला कट वाई पे तो अगला कट वाई प्लस डी वाई पे। देखते बेटा क्या बना है ये। आप कह सकते हो कि सर अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहां से वाई डिस्टेंस ऊपर जाकर बेटा आप लोगों ने जब कट लगाया है उसके कारण ऐसे ये बेटा एक डिस्क बन गई है ऐसे। ये डिस्क बन गई है ऐसे आर रेडियस की, और इसकी जो थिकनेस है बेटा वो डी वाई है। ये डिस्क बन गई है। आप कह सकते हो कि हाँ सर इस तरह से सॉलिड कॉन को पहले एक कट लगाऊं फिर दूसरा कट निकालूं तो जो कट कर आएगा बेटा हमारे पास वो एक डिस्क होगी। दिस इज योर एलिमेंट्री डिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका मास और इसका सेंटर। सर इसका सेंटर कहां पर होगा? बेटा डिस्क का सेंटर तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। बेटा डिस्क का सेंटर तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ है? इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ कोर्स यहाँ पर है 0, y, 0। x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तो 0 होना ही था, बड़ा y एक्सिस पे है, सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट मैंने y लिख दिया है। सर काश इसका मास लिख पाते सर, मज़ा आ जाता। ठीक है बेटा मज़ा आ जाएगा। इसका मास होगा dm, जैसे आप लिख सकते हो डेंसिटी इनटू इसका छोटा सा वॉल्यूम। डेंसिटी बेटा है मेरे पास 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम है पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर इनटू थिकनेस। थिकनेस है बेटा dy।
पाई से बड़ा पाई कैंसिल। हम अगर स्मॉल आर निकालना चाहें बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं स्मॉल आर अपॉन वाई, स्मॉल आर अपॉन वाई इज कैपिटल आर अपॉन एच, इज कैपिटल आर अपॉन एच। स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं आर वाई अपॉन एच। ठीक है ना, इससे हमारे पास बड़ा थोड़ा बहुत तो क्लैरिफिकेशन आया ही कि इट कैन रिटन एज 3m अपॉन एच आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर इज कैपिटल आर स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू डी वाई। बट हमारे पास dm की वैल्यू आ गई है 3m अपॉन एच रेज टू पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। ये dm आ गया। आगे आप जानते ही हो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 पे आएगा, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू उसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। हमेशा ही आपका इंटीग्रेशन dm तो बड़ा m आएगा, ऊपर बड़ा dm लिखना, dm है 3m अपॉन एच रेज टू पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। ये तो dm हुआ, dm मास मल्टीप्लाई बाय इस dm मास का y कोऑर्डिनेट, इस dm मास का y कोऑर्डिनेट तो y ही है, तो बड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पर y क्यूब आ जाएगा। m कांस्टेंट है, बाहर आएगा कैंसिल। बड़ा y की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ कि बड़ा पूरा कौन कवर हो जाए। पहले बड़ा 0 बढ़ते 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 h, 0 से बढ़ते 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 h। तो दिस कम्स आउट टू बी 3 अपॉन h रेज टू पावर 3 इंटू वाई रेज टू पावर 3 dy। बड़ा y की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक वेरी करें, तो आप कह सकते हो कि सर y की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके h तक, 3 टाइम्स h क्यूब। बड़ा y रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन आएगा y रेज टू पावर 4 अपॉन 4, लिमिट लगाऊंगा तो h रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 रेज टू पावर 4 अपॉन 4। आई थिंक बेटा y कोऑर्डिनेट कम्स आउट बाई 3h/4। तो इस कॉन का बेटा सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ कहीं आएगा बेटा, यहाँ कहीं आएगा 3h/4, 0। वर्टेक्स से 3h/4 डिस्टेंस या बड़ा बेस से h/4 डिस्टेंस दूर बड़ा आपका सेंटर ऑफ मास आ गया। स्टैंडर्ड रिजल्ट है बड़ा, किसी सवाल में काम आए बेझिझक यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अपने तो डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ समझ के लिए की है, बड़ा बाकी अच्छा रिजल्ट है, स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, मैं फिर से दिखा दूं, अगर आपके पास इस तरह से सॉलिड कॉन है, अगर इस तरह से सॉलिड कॉन है तो इसका सेंटर ऑफ मास बड़ा यहाँ कहीं होगा, यहाँ से डिस्टेंस होगी h/4, तो यहाँ से बड़ा डिस्टेंस होगी 3h/4। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। बड़ा ये आपका सेंटर ऑफ मास है। जैसे मैंने कहा बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ होलोकॉन। बेटा होलो मतलब आप समझ ही गए होंगे, होलोकॉन मतलब बेटा ठीक है, जैसे बेटा बर्थडेज में जो टोपी लेके आते हैं बड़ा वैसी, ठीक है, सारा मास बड़ा सिर्फ और सिर्फ कॉन के सरफेस पे है, अंदर से सारी खाली पड़ी है। इसका सेंटर ऑफ मास भी निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है, इतने सारे काम कर ले, ये भी कर लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा रिलेटिवली टफ है, बट ठीक है, निपटा देते हैं थोड़ा इसको। आपके पास बड़ा इस तरह से एक होलोकॉन, सारा का सारा मास बड़ा सरफेस पर है, जो रेडियस है वो कैपिटल R है, जो स्लैंट हाइट है बेटा वो L है। ठीक है बेटा,
ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और एम मास है और सारा का सारा मास बड़ा इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस पर, जैसे मैंने कहा कि बड़ा सरफेस पर सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप कह सकते हो कि सर इसमें हम सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं, एंड सिग्मा इज मास अपॉन एरिया। आई होप बेटा नो दैट कि कौन का एरिया बेटा कितना होता है, पाई आर एल। एल इज बेटा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, करते हैं बेटा सॉल्व, करते हैं बेटा सॉल्व। एलिमेंट्स किस तरह चूज करना है बेटा, सुनना मैं कैसे एलिमेंट्स चूज कर रहा हूं। इसे एक काम कीजिए बेटा, इसे कैपिटल एल लीजिए, इस स्लैंट हाइट को बड़ा एक बार के लिए कैपिटल एल लीजिए। ठीक, अब एलिमेंट्स किस तरह चूज करना है उसको सुनिएगा। था हमने क्या किया बेटा कि इस वर्टेक्स से एल डिस्टेंस दूर जाकर बेटा हमने ये एक कट लगा दिया, फिर एल प्लस डी एल जाकर एक कट और लगा दिया। बेटा चेक करना है क्या बना, तो आप कह सकते हो कि सर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बेटा आपकी एक तरह से रिंग बन गई। ऐसी रिंग जिसकी बेटा जो थिकनेस है ये डीएल है, बड़ा थिकनेस आपके डीएल है। लिट से बड़ा एंगल थीटा है, ये थीटा बड़ा गिवन नहीं है, हम एलिमिनेट कर देंगे। ये बड़ा आपके पास एल है, तो ऑफ कोर्स बेटा जी ये हाइट आपके पास एल कॉस थीटा, रेडियस आपके पास एल साइन थीटा। तो इस रिंग की जो रेडियस आएगी बेटा वो एल साइन थीटा है, और इसका जो सेंटर है बेटा वो 0, एल कॉस थीटा, 0 है। अब बेटा एक्स कोऑर्डिनेट और अगर जेड कोऑर्डिनेट 0 है तो चाहे आप रिंग यहाँ कट करो, चाहे यहाँ कट करो, चाहे यहाँ कट करो, चाहे यहाँ कट करो, सबके एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएंगे। सबके ही एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट अगर 0 आएंगे तो बड़ा पूरी की पूरा जो कोन है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा। इंटरेस्ट है किसमें अपना तो वाई एक्सिस में इंटरेस्ट है। पता भी था बेटा सेंटर ऑफ मास बाई सिमेट्री वाई एक्सिस पर ही लाई करना चाहिए, और अगर वाई एक्सिस पर ही लाई करना चाहिए तो सेंटर ऑफ मास भी तो वाई एक्सिस पर ही आना चाहिए। फेयर। चलिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जानते हो, ये जो आपने एलिमेंट लिया है, दिस एलिमेंट इज योर एलिमेंटल रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका मास लिखना और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो लिखना। सेंटर ऑफ मास कहाँ वो लिख चुके हैं, सिर्फ मास लिखना बचा है। तो आप कह सकते हो कि सर इसका मास लिखने के लिए छोटा सा मास dm दैट विल बी सिग्मा इनटू एरिया, सिग्मा m अपॉन पाई आर कैपिटल एल इनटू इस रिंग का एरिया। बेटा कितनी ही बार आपको बेटा एरिया लिखना सिखा रखा है, एरिया होगा 2 पाई रेडियस, रेडियस इज एल साइन थीटा, 2 पाई रेडियस तो लेंथ हो गई इनटू थिकनेस, बेटा थिकनेस इज dl, थिकनेस इज dl। बस बेटा अपना काम हो गया। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, बोलो बेटा dm मास मल्टीप्लाइड बाय उसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। बेटा dm बोलना कितना है, dm है पाई से पाई निपटा, dm है बेटा 2m अपॉन आर एल इंटू स्मॉल एल साइन थीटा इंटू डी एल। ये तो बेटा सिर्फ और सिर्फ तेरा dm है मल्टीप्लाइड बाई इसका y कोऑर्डिनेट। बेटा y कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल से है l cos थीटा, तो मल्टीप्लाइड विथ l cos थीटा।
डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम। वी नो दिस इंटीग्रेशन डीएम इज गोइंग टू बी एम। जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। बड़ा ध्यान रखना, वेरी सिर्फ और सिर्फ एल कर रहा है, ये छोटा वाला एल, ये छोटा वाला एल वेरी करेगा जीरो से बढ़ते 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 कैपिटल एल तक, जीरो से बढ़ते 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 कैपिटल एल तक। जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 2 बाहर, m बाहर, r बाहर, कैपिटल L बाहर। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से साइन थीटा कॉस थीटा ही बाहर, साइन थीटा b बाहर, कॉस थीटा b बाहर। बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बच गया है L स्क्वायर डी एल। बेटा सिर्फ और सिर्फ बच गया है L स्क्वायर डी एल। और बेटा नीचे वाला m, नीचे वाला m और ये m तो क्या हो गया कैंसिल। L को बेटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, जीरो से लेके कैपिटल L तक। बेटा देखना क्या अच्छा सा आंसर आता है। बेटा मेरे पास आंसर आ गया 2/RL इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा L स्क्वायर डी एल का इंटीग्रेशन आएगा L³/3। लिमिट लगाओगे तो कैपिटल L³/3 माइनस 0³/3। एक L से बेटा एक L कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर बच गया। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया 2/3 L cos थीटा। बेटा एक L कैंसिल हुआ होगा ना यार। बेटा हमारे पास डीएम कितना आया, डीएम आया सिग्मा इंटू ए। अच्छा बेटा अपना एक आर मिस हो गया यार, ओ मैंने एक आर मिस कर दिया बेटा यहाँ पे, सॉरी बेटा 2/3 L स्क्वायर था बेटा, आर मुझे लगाना ही पड़ेगा। एक L साइन थीटा भी था। ठीक है बेटा, ये कैपिटल L है, ये थीटा है, तो ये बेटा आपका कैपिटल L का साइन थीटा। बेटा जी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप कह सकते हो कि साइन थीटा इज कैपिटल R अपॉन L। तो बेटा कैपिटल R और L साइन बेटा आपका कैंसिल हो गया। दिस कम्स आउट टू बी 2/3, ओहो दैट इज 2/3 L cos थीटा। ये आंसर आ गया। बेटा जरा सोचना L cos थीटा क्या है। आप बोलो सर कैपिटल L ये है, थीटा ये है, तो कैपिटल L cos ये है। अगर मैं इसको एक बार के लिए हाइट मान लूँ कैपिटल H और उसे अगर लिख दूँ L cos थीटा, तो बेटा आपका आंसर आ गया है कि दिस शुड बी इक्वल टू 2/3 ऑफ H। ये बेटा अपना आंसर आ गया। L के टर्म्स में याद करना चाहो L के टर्म्स में याद कर सकते हो, H के टर्म्स में याद करना चाहो H के टर्म्स में याद कर सकते हो। वर्टेक्स से 2H/3 हाइट पर बेटा ये टोटल H है, तो 2H/3 पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा। बेस से ऑफ कोर्स H/3 पर बेटा आपका आंसर होगा। तो आप कह सकते हो कि अगर आपके पास होलो कोन है, तो आपके पास अगर होलो कोन है तो सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ कहीं, बेस से H/3, तो वर्टेक्स से 2H/3, बेस से H/3 तो वर्टेक्स से 2H/3। बेटा यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ मास है। आई होप गेट द पॉइंट। बेटा मेरा आंसर ये अगेन बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैं तो बेटा ऐसे दिखाने के लिए कि देखो कोन में कैसे एलिमेंट्स लेते हैं, होलो कोन में कैसे लेते हैं, सॉलिड कोन में कैसे लेते हैं, ये एलिमेंट्स किस तरह से लेते हैं, इस बात को डिस्कस करने के लिए बेटा मैंने इतना सारा काम कर लिया। बाकी बेटा आपके लिए तो रिजल्ट्स भी काफ़ी हैं, हमारा काम थोड़ा काफ़ी हद तक रिजल्ट से ही चल जाएगा यार, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कैविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई कैविटी हो
तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं बेटा, इसको हम हल्का से एक बार थ्योरेटिकली देखते हैं। हालांकि हम इसको आगे जाके बेटा ठीक है सवालों के अंदर भी देख लेंगे, बट हम इसकी एक थ्योरी भी हल्की फुल्की बना सकते हैं। हम एक हल्की फुल्की थ्योरी बना सकते हैं। कैविटी का बेटा हल्का फुल्का अर्थ समझ गए होंगे। ये बेटा एक ऐसा स्पेस है जो खाली है, जहां पर कोई मास नहीं है बेटा, इट इज एम्प्टी स्पेस बेटा, दिस इज बेसिकली योर एम्प्टी स्पेस। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर कैविटी हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, चलिए बेटा देखते हैं। मान लीजिए कि बेटा ये आपके पास कार्टेशियन सिस्टम, ये बेटा y, ये x, और आपके पास ये बेटा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये कैविटी है। सारा का सारा मास बेटा सरफेस पर फैला हुआ है, इस तरह से 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसमें ये कैविटी है, ठीक है ना। इस मास में इस सरफेस पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0। ये कैविटी है, मतलब बेटा ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन काट के मैंने बाहर फेंक दिया, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मास पर यूनिट एरिया है 0। क्या है बेटा 0। तो एक काम कर, इस 0 को लिखते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा। इसको क्या लिख दें, सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। अब एक बार के लिए इस माइनस सिग्मा को छुपा ले, तो अब यहां भी सिग्मा हो गया और बाहर भी सिग्मा हो गया। तो आप कह सकते हो कि सर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन गया है। पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है और इसका मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा प्लस प्लस, नीचे लिखो बेटा प्लस प्लस। अब एक काम करो बेटा, इस सिग्मा को छुपा लो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइनस सिग्मा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइनस सिग्मा। हम जानते हैं कि बेटा मास नेगेटिव नहीं होता, हम तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि बेटा मास पर यूनिट एरिया नेगेटिव हो गया है, सिर्फ मैथमेटिकली कर रहा हूं मैं इस काम को। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इन दोनों को अगर ओवरलैप कर दूंगा तो ये बन जाएगा। इन दोनों को जैसे ओवरलैप करूंगा तो इस रीजन में एक बार सिग्मा आएगा, एक बार माइनस सिग्मा आएगा, बेटा नेट क्या हो जाएगा 0। मान लीजिए कि इस पूरे अरेंजमेंट का मतलब कैविटी को हटाने के बाद जो अरेंजमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है और उसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा लेट से x, y, और जो कैविटी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से बेटा x1, y1। इसका मास मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ m1, इसका मास मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ m2। अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप करूंगा तो जो फाइनल अरेंजमेंट बनेगा उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा m1 x1, बेटा इसका मास m मान लेता हूँ और इसका मास m1 मान लेता हूँ, तो mx प्लस m1 x1 अपॉन m प्लस m1, ठीक है ना। इसका मास ऑब्वियसली सिग्मा इंटू इसका एरिया, बट एरिया मान लेते हैं a इंटू एक्स, प्लस इसका मास आएगा माइनस सिग्मा इंटू इसका एरिया, बड़ा मान लो कि कैविटी का एरिया आपके पास है a1 इंटू x1 अपॉन m प्लस m1। m बड़ा उसका मास है सिग्मा इंटू a, प्लस बड़ा इसका मास है माइनस सिग्मा इंटू a1। बड़ा मास नेगेटिव हो नहीं सकता, हम तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली कर रहे हैं। सिग्मा सिग्मा दोनों तरफ से कैंसिल और हमारे पास आ गया ax माइनस a1 x1 अपॉन a माइनस a1। अब a क्या है और a1 क्या है? a है पूरा एरिया, कैविटी वैविटी सब मिला मिलो के। a1 किसका एरिया है? कैविटी का एरिया। x कोऑर्डिनेट, ये जो x है किसका सेंटर मास है? पूरे का मिला के। ये कैविटी वैविटी की जगह मास मान लो, कैविटी की जगह भी मास मान लो, और फिर जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट माइनस a1 x1। a1 किसका एरिया? कैविटी का। x1 किसका x कोऑर्डिनेट? जो आपका सेंटर ऑफ मास, सॉरी बेटा जो आपका कैविटी है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो। आप कह सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब होगा पूरा एरिया, सारा, कैविटी की जगह भी एरिया मान लो,
और जो पूरा बन गया बिना कैविटी के उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस कैविटी का एरिया उसका वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय पूरा एरिया माइनस कैविटी का एरिया। z का भी ऐसे निकाल सकते हैं, बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, बड़ा जो काम दे जाएगा। बात फॉर्मूले की नहीं है, बात इस बात की है कि आपके मन में ये चीज़ आ जाए कि अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप कर दूंगा तो ये आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट पता हो, इसका कोऑर्डिनेट पता हो, तो इसका कोऑर्डिनेट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बस इस बात से कन्विंस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है बेटा, हो ही जाएगा, कहा जाएगा। चलो बच्चों करते हैं इस बात को, यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, कुछ सवाल निपटाते हैं बेटा, कुछ सवाल निपटाते हैं। चलिए बेटा, इस कैविटी वाले फॉर्मूले का यूज करके बड़ा सवाल निपटाते हैं। हाँ बेटा, एग्जाम्पल, ये बड़ा आपके पास एक डिस्क है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस डिस्क के अंदर हम लोगों ने ये एक सर्कुलर कैविटी काट रखी है। डिस्क का जो रेडियस है बड़ा वो ऐसे आर है, और जो कैविटी है एज यू कैन सी दैट इसका रेडियस r/2 है। ये बड़ा कैविटी है बड़ा, ये आपके एक यूनिफॉर्म डिस्क है। इस कैविटी को छोड़ दे तो हर जगह बड़ा इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमसे पूछा है बेटा फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की बेटा पोजीशन पूछिए अपन लोगों से, निकाल देंगे यार। पहले बेटा चेक कर लो कि कैविटी का कोऑर्डिनेट क्या है। बेटा कैविटी का सेंटर यहाँ आएगा और उसका कोऑर्डिनेट बेटा आप देख पा रहे हो r/2, 0। अगर पूरी डिस्क होती, पूरी डिस्क, तो उसका सेंटर कहाँ पर आता? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ है बेटा? 0,0 पे। मुद्दे पे आते हैं। अब इस अरेंजमेंट का, सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट कहां पर है? पूरा एरिया, पूरा πr², पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। पूरी अगर डिस्क होती तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0,0 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 माइनस कैविटी का एरिया। कैविटी का एरिया है πr²/4 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, बड़ा इसका एक्स कोऑर्डिनेट है r/2 माइनस πr² माइनस πr²/4। ऊपर देखो बेटा क्या आ गया? ऊपर आ गया माइनस πr²/4 इंटू r/2 डिवाइड बाई 3 πr²/4। πr²/4 πr²/4 कैंसिल हो गया और x कोऑर्डिनेट मेरे बच्चे आ गया -r/6। सर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या होगा? बेटा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा पूरा एरिया, पूरा कैविटी वैविटी सब मिला के पूरा एरिया है πr²। जो पूरी बॉडी है उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0 माइनस कैविटी का एरिया। कैविटी का एरिया इज πr²/4, उसका y कोऑर्डिनेट, अरे बेटा इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, अपॉन पूरे का एरिया माइनस कैविटी का एरिया। बेटा तुम वो जानते हो, सीधा लिख सकते हो 3 πr²/4। बेटा ये 0 आ गया, आंसर आ गया -r/6,0 माइनस r/6,0 इज लाइक दिस। बेटा दिस पॉइंट इज -r/6,0। ये बेटा क्या आ गया? -r/6,0। ये बेटा आपका सेंटर ऑफ मास है। आई होप दैट्स ओके। फॉर्मूला की बेटा हल्की फुल्की आइडिया आपको लग गया होगा।
थोड़ा सा और देख लो बेटा, एक दो सवाल और निपटा दो। चलिए, अगर दो कैविटी हुई तो क्या होगा? ऐसा ही होगा और कैसा होगा? दो कैविटी हुई, तीन कैविटी हुई बेटा, फॉर्मूला तो मोर और लेस ऐसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, देख लेते बेटा। आपके पास बड़ा एक बड़ी डिस्क है, ऐसे ऐसे, इसमें ये कैविटी है, इसका रेडियस है r/4। ये एक और कैविटी है, इसका रेडियस है r/4। दो कैविटी हैं, दोनों सर्कुलर है, सर्कुलर कैविटी बेटा, ठीक है ना। ये डिस्क है विथ 2 सर्कुलर कैविटीज। फेयर इनफ, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ यार, बेटा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता देंगे बेटा। अगर ये कैविटी वेविटी ना होती तो ये जो पूरी डिस्क थी, इसका सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है, इसका सेंटर ऑफ मास तो बेटा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आता है 0,0 पे। इस कैविटी का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आता, दैट पॉइंट इज 3r/4,0। इस कैविटी का सेंटर ऑफ मास यहां पर आता 0,3r/4। ठीक है सर, आपने फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ एक कैविटी थी उसके लिए निकाला, सर मतलब दो कैविटी आ गई। बेटा कोई बात नहीं, उसी फॉर्मूले को हल्का सा खींच देंगे। पूरे सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, पूरा एरिया उसका एक्स कोऑर्डिनेट, कैविटी का एरिया उसका एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस दूसरी कैविटी का एरिया उसका एक्स कोऑर्डिनेट, पूरा एरिया माइनस इसका एरिया माइनस उसका एरिया। वही फॉर्मूला है बेटा, दो कैविटी होगी ऐसे कर लेंगे, तीन कैविटी होगी तो -a3x3 -a3 ऐसे कर लेंगे। हमें कोई लोड थोड़ी ऐसी बातों का। पूरा एरिया πr², इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका एरिया πr²/16, इसका x कोऑर्डिनेट r/4, इसका एरिया πr²/16, इसका x कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाई πr² माइनस πr²/16 माइनस πr²/16। ये तो बड़ा निपट गया। यहाँ बेटा मेरे पास क्या आ गया, माइनस πr²/16 इंटू r/4। बेटा πr² 1 - 1/8 7/8 πr²। बेटा चेक करना, 1 - 1/8 बेटा कितना 7/8। बेटा πr² बेटा मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया, और बेटा मेरे ख्याल से ये 8 से बेटा ये कैंसिल हो गया। बेटा मेरे ख्याल से ये आ गया -r/56। बेटा देखना -r/56। ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बेटा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी यही होगा, बट चलो बेटा वापस से निकाल लेते हैं। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या होगा अभी निकाल लेते हैं बेटा। हालांकि सेम ही आएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास आएगा बेटा वही वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि y = x स्ट्रेट लाइन के अबाउट बेटा ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। चलिए फिर भी निकाल लेते हैं, अपन तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज पूरा एरिया उसका वाई कोऑर्डिनेट, कैविटी का एरिया उसका वाई कोऑर्डिनेट
दूसरी कैविटी का एरिया, उसका वाई कोऑर्डिनेट, पूरा एरिया माइनस कैविटी का एरिया माइनस कैविटी का एरिया, पूरा एरिया बेटा बताओ पूरा एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0, कैविटी का एरिया है पाई आर स्क्वायर बाई 16, उसका वाई कोऑर्डिनेट है 0, माइनस इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 16, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 3r बाई 4 अपॉन पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ कैविटी माइनस एरिया ऑफ सेकेंड कैविटी। हो गया बेटा अपना काम। तो मेरे पास ये आ गया दैट इज माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 16 इंटू 3r बाई 4 अपॉन बेटा यहाँ पाई आर स्क्वायर बेटा कॉमन निकाला, 1 माइनस 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 16 दैट इज 1 माइनस 1 बाई 8, 1 माइनस 1 बाई 8 इज ऑफ कोर्स बेटा कितना 7 बाई 8। ठीक है बेटा, 8 से बेटा ये 16 गायब, बेटा ये 2 आ गया, बेटा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गायब हो गया, बेटा मेरे पास ये आ गया माइनस 3r अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 7 बेटा दैट इज 56। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया हमारा यहाँ कहीं, और इस पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं माइनस 3r बाई 56 माइनस 3r बाई 56, और ये बेटा आपकी y इज इक्वल्स टू x अगर स्ट्रेट लाइन है तो सेंटर ऑफ मास बेटा y इज इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन पर ही होगी, होना भी चाहिए बेटा। इस स्ट्रेट लाइन के अबाउट ये एक तरह से मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज ये है, अगर बेटा मैं यहाँ पर मिरर रख दूँ ना तो इसकी मिरर इमेज ये है, इसकी मिरर इमेज ये है, तो इसके बाद एग्जैक्टली सिस्टम सिमेट्रिक है, और जिस लाइन के अबाउट सिस्टम सिमेट्रिक होता है सेंटर ऑफ मास तो उसी लाइन पर लाई करता है। तो आप बेटा बड़े आराम से इस तरह से आंसर निकाल सकते थे यार, है कि नहीं। चलिए बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट और करते हैं बेटा। अभी तो यही कैविटी वाले एक दो सवाल और करते हैं बेटा, मॉड्यूल में भी सवाल है बट ठीक है आप भी कीजिएगा। सुनिए बेटा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये ले बेटा, ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये आपके पास बेटा कोई ना कोई डिस्क है, इसका रेडियस जो है बेटा वो ऐसे आर है, बेटा रेडियस इसका आर है, और कैविटी बेटा सर्कुलर है ऐसे, ये कैविटी है, ये कैविटी है, सर्कुलर कैविटी है, और इसका सेंटर बेटा यहां कहीं, और ये r/4 बेटा दिस इज सर्कुलर कैविटी, और बेटा ये आपके पास एक यूनिफॉर्म हाफ डिस्क, हाफ डिस्क बोल दो सेमी सर्कुलर डिस्क बोल दो, एक ही बात है बेटा, कोई बहुत बड़े अंतर नहीं है इसमें ना। चलिए तो आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, और बड़ा सवाल वही है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की बेटा पोजीशन निकालनी है, निकालते बेटा।
बिना किसी कैलकुलेशन के मेरे बच्चे कह सकते हैं कि सर सेंटर ऑफ मास जो है ना वो लाई करेगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि जैसा लेफ्ट में बेटा वैसा ही राइट में, ठीक है ना। ये जो पूरी की पूरी डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास बेटा मेरे ख्याल से यहाँ कहीं लाई करता होगा 0, याद करो बेटा 4r/3π, और इस सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता होगा 0,3r/4। अब what will be the x coordinate of center of mass? Very easy. पूरा एरिया, पूरी डिस्क का एरिया πr²/2, उसका x कोऑर्डिनेट बेटा पूरे डिस्क के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो 0। कैविटी का एरिया है πr²/60 बेटा, पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है बेटा r/4, πr²/16 इंटू उसका x कोऑर्डिनेट बेटा, उसका x कोऑर्डिनेट 0 अपॉन बेटा πr²/2 माइनस πr²/16, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी 0। ले बेटा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 0 आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट की बात, ये तो बेटा आना ही था 0। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? बेटा y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज पूरा एरिया है πr²/2, पूरे का y कोऑर्डिनेट 4r/3π माइनस इस डिस्क का एरिया बेटा, डिस्क का एरिया इज πr²/16, उसका y कोऑर्डिनेट बेटा, उसका y कोऑर्डिनेट इज 3r/4 अपॉन बेटा व्हाट, पूरे का एरिया माइनस ये वाला एरिया, दैट इज πr²/2 माइनस πr²/16। बेटा ये आपका आंसर है। सिंप्लीफाई करना छोटा सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर हो गया 0,this। ये बेटा आपका आंसर है। तो सवाल बेटा कैसा ही क्यों ना हो, आप बड़े आराम से बेटा सवाल को इस तरह से निपटा सकते हैं। आई होप दैट्स ओके, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम बेटा पिछले शायद 1.5 क्लासेस से सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास कहाँ है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, उसकी बातें कर रहे थे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था उसके बेसिस पर बेटा आप एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 के सेक्शन ए निपटा सकते हो अगर सर्कुलर मोशन की शीट कंप्लीट हो गई है तो, अदरवाइज ठीक है बेटा एक दिन और वेट कर लो। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कि आखिर सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि चैप्टर स्टार्ट्स नाउ, अब चैप्टर एक तरह से स्टार्ट हो रहा है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मास 1 उसकी पोजीशन प्लस मास 2 उसकी पोजीशन एंड सो ऑन डिवाइड बाय मास 1 मास 2 मास 3। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं एक बार बेटा इंडिपेंडेंटली अगर डिफरेंशिएट करूं तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 बेटा r1 का डिफरेंशिएशन dr1 प्लस m2 r2 का डिफरेंशिएशन इज dr2 प्लस 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 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 प्लस। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट पता हो, पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट पता हो, पार्टिकल 3 का डिस्प्लेसमेंट पता हो, पार्टिकल 4 का डिस्प्लेसमेंट अगर पता हो तो आप बेटा इस तरह से सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। इसको अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट को अगर डेल्टा आर लिखना चाहो तो डेल्टा आर भी लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मास 1 उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस मास 2 उसका डिस्प्लेसमेंट एंड सो एंड डिवाइड बाय टोटल मास। अगर हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर पता हो तो हम बड़े आराम से सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अच्छा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप चाहो तो बड़ा जी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो
कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस इज मास 1 का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस मास 2 का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। इसी तरह y में z में अलग अलग आप बांट सकते हो। जैसे एक छोटा सा सवाल, जैसे आपको आइडिया लग जाए, बट बाकी थ्योरी कंटिन्यू चलती रहेगी। मैं एक छोटा सा सवाल करके दिखा रहा हूँ। बेटा मान लीजिए कि कोई कार्टेशियन सिस्टम है। बेटा ठीक है, 2 पार्टिकल्स हैं जिसका सिस्टम है। एक पार्टिकल है बेटा 2 ग्राम का, जिसको मैंने इस तरफ डिस्प्लेस किया है 10 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और एक दूसरा पार्टिकल है बेटा 5 ग्राम का, इससे मैंने वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया है 2 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग और एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड, बेटा मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, सीधे बोल रहा हूँ बेटा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा बताइए। कर देंगे बेटा। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है, दूसरे का पता है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी पता ही है। आप कह सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मास 1 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्प्लेसमेंट, बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर आई कैप, मास 2 5 ग्राम, उसका डिस्प्लेसमेंट -2 सेंटीमीटर जे कैप डिवाइड बाय पूरा मास m1 प्लस m2, बेटा दैट इज 7 ग्राम्स। ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल। आप कह सकते हो कि सर सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज आई थिंक बेटा 20/7 आई कैप माइनस 10/7 जे कैप सेंटीमीटर। फेयर इनफ, बड़ा हमारा आंसर डिवाइड बाय 20/7 आई कैप माइनस 10/7 जे कैप, बड़ा ये आ गया आपका आंसर इन सेंटीमीटर्स। सिंपल बेटा, यही बात बतानी थी और कोई बात मुझे इसमें नहीं बतानी थी। आगे चलिए बेटा, अगले मुद्दे पे आते हैं। नेक्स्ट इज, इसी पूरी इक्वेशन को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। बेटा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगर मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल्स टू m1 बेटा बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है। r1 का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, m2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। r2 का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, प्लस 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 डिवाइडेड बाई पूरा मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस प्लस प्लस। वी नो दैट कि व्हाट इज दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के पोजीशन के चेंज होने की रेट, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन के चेंज होने की रेट ही तो आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो आप कह सकते हो कि सर दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज m1। बेटा व्हाट इज दिस, आप बोलोगे सर दिस इज बेसिकली पार्टिकल 1 के पोजीशन के चेंज होने की रेट। बेटा पार्टिकल 1 के पोजीशन के चेंज होने की रेट को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। बेटा दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस m2, बेटा दिस इज ऑफ कोर्स v2 प्लस 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। टोटल मास लिख दो बेटा ऐसे, कैपिटल M। कैपिटल M मतलब पूरे सिस्टम का नेट मास। ध्यान से देखना बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला तो बहुत ही आसानी से आ गया, मैं इसे रिमेंबर लिख रहा हूँ बेटा। क्या फॉर्मूला आ गया, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। जैसा पोजीशन का फॉर्मूला था वैसे आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला है बेटा। m1v1 मैं आपको बेटा पहले भी सिखा चुका हूँ, m1v1 इज p1। बेटा p इज स्टैंडिंग फॉर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। दिस इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। सिमिलरली m2v2 is momentum of particle 2 and so on divided by total mass. Momentum of particle 1, momentum of particle 2, momentum of particle 3 सबको अगर ऐड करोगे तो पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम आ जाएगा अपॉन मास। ले बेटा,
हर पार्टिकल का अगर मोमेंटम ऐड करोगे तो पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम अपॉन मास। मैं इस मास को इधर ले आऊं तो मेरे पास नेट मोमेंटम लिखने की एक स्टाइल आ गई है, पूरा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर। अगर आपको सिस्टम का नेट मोमेंटम लिखना हो तो आप क्या करोगे, हर इंडिविजुअली हर ब्लॉक का मोमेंटम लिखिए और उन सबको ऐड कर लीजिए, या फिर पूरा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। बेटा ये सिस्टम का टोटल मोमेंटम है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के दो फॉर्मूला एक बार के लिए याद रखना। बेटा कौन से m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल मास, या बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। दोनों ही फॉर्मूले अच्छे हैं, दोनों फॉर्मूला एक बार के लिए याद रखना। आई होप दैट्स फेयर इनफ। अगेन बेटा एक छोटा सा सवाल करा दूँ, फिर अपनी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे है बेटा अभी, आगे है बेटा अभी। एक छोटा सा सवाल बेटा, बेटा मान लीजिए कि बेटा एक ब्लॉक बेटा ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा। दिस ब्लॉक इज 2 kg, दिस ब्लॉक इज 3 kg। बेटा मैं इधर की तरफ आई कैप और इधर की तरफ जे कैप बोल रहा हूँ। बेटा इसकी वेलोसिटी इस तरफ लेट से बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी बेटा बाई स्ट्रिंग कंस्टेंट इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। बेटा मैं सिस्टम बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम इज ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी। ए और बी ब्लॉक को मिलाकर बेटा हमारा टोटल सिस्टम है। फाइंड velocity of center of mass of system। find velocity of center of mass of system। सिस्टम का velocity of center of mass निकालो। चलो निकालते हैं बेटा। सिस्टम का वेलोसिटी आएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी m1v1 2 kg 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 3 kg माइनस 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप। सही लिखा बेटा, ये आई कैप तो बेटा ये माइनस जे कैप डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास इज बेटा ऑफ कोर्स 5 kg। kg बेटा कैंसिल आ गया। आई थिंक बेटा दिस इज 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। बड़ा हमारे पास आंसर आ गया 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जरा मुझे नेट मोमेंटम बताओ, मुझे इस पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम लिखना है, तो एक तरीका तो ये है कि इसका मोमेंटम लिख दो, इसका मोमेंटम लिख दो और दोनों को जोड़ दो कि मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक बी। मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए मास इनटू वेलोसिटी, तो 2 इंटू 5 आई कैप प्लस इसका 3 इंटू माइनस 5 जे कैप। बड़ा आंसर आ गया 10 आई कैप माइनस 15 जे कैप। यूनिट इज ऑफ कोर्स kg मीटर पर सेकेंड। बढ़िया बेटा, मोमेंटम ऐसे लिखते हैं। पूरे सिस्टम का अगर मोमेंटम पूछोगे तो ऐसे लिखूंगा बेटा, पहले का मोमेंटम दूसरे का मोमेंटम जोड़ दो बेटा, जोड़ते ही आंसर आ गया मेरे पास बेटा। लेकिन कोई मुझसे पूछ रहे सर और कोई तरीका है? हाँ भाई हाँ, इसी सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है उसको आप लिख सकते हो पूरा मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पूरा मास बेटा बोलना, पूरा मास कितना है? पूरा मास है 5 kg मल्टीप्लाइड बाई पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं बेटा, कितनी है? 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। बड़ा आंसर वापस से वही आ गया आपका 10 आई कैप माइनस 15 जे कैप।
बेटा वही आंसर आ गया जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, बेटा वही हमारा आंसर, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी बेटा वही हमारा आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा। आगे चलिए बेटा, हमारी बेटा थ्योरी अभी भी चल रही है, थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरे बेटा हमने बीच में एक फॉर्मूला निकाला था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 उसकी वेलोसिटी प्लस मास 2 उसकी वेलोसिटी प्लस डिवाइड बाय पूरा मास। एक काम कीजिए बेटा, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 प्लस m2 बाहर निकाल लो। v2 को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। बढ़िया फॉर्मूला है। अब एक बात, तुम कहोगे सर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सर तीनों का ही फॉर्मूला मोर और लेस एक जैसा सा ही आया है। m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 बड़ा पोजीशन ऑफ सेंटर मास था। m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास था। m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 बड़ा ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला आया है। सेम आया है बेटा, बिल्कुल सही बात है। अब मैं छोटा सा काम और करूंगा। ये काम बेटा मैंने आपको एक बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी करके दिखाया था, देखना। m1a1 इज बेसिकली फोर्स ऑन पार्टिकल 1, m2a2 इज बाय न्यूटन्स लॉ फोर्स ऑन पार्टिकल 2 एंड सो ऑन। फोर्स ऑन पार्टिकल 1, फोर्स ऑन पार्टिकल 2, फोर्स ऑन पार्टिकल 3, फोर्स ऑन दीज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनको ऐड करोगे बेटा दिस विल बी द नेट फोर्स अपॉन मास। ले बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया, पूरा फोर्स डिवाइड बाय सारा मास। हालांकि मुझे ये वाला फॉर्मूला इतना पसंद है नहीं, बट मैंने चलो लिख दिया बेटा, इस बात को लिख दिया। मुझे जो पसंद है मैं उस पर आ रहा हूं, मुझे जो बड़ा पसंद है उस पर आ रहा हूं मैं। F1 में पार्टिकल 1 पर लगने वाला सारा फोर्स आ गया है। पार्टिकल 1 बड़ा मान लो कि सिस्टम में पार्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो जो F1 वाली टर्म थी इसमें पार्टिकल 1 पर लगने वाले सारे फोर्स आ गए। 2 ने कितना लगाया, 3 ने कितना लगाया, n ने कितना लगाया, बाहरी जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं उन्होंने कितना लगाया, सारा आ गया। इसी तरह से F2 जब मैंने लिखा तो इस F2 को लिखा तो उस F2 के अंदर इस 2 पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्स आ गए। 1 ने कितना लगाया, 3 ने कितना लगाया, n ने कितना लगाया, और वो भी आ गए जो बाकी एक्सटर्नल एजेंट है, सिस्टम के बाहर जो लोग हैं उन्होंने कितना लगाया, वो भी आ गए। लेकिन जब तुम इनको जोड़ोगे तो एक चीज नोटिस करना कि पार्टिकल 1 पर 2 ने मान लो फोर्स लगाया इधर की तरफ 10 न्यूटन, तो पार्टिकल 2 पर 1 ने लगाया इधर की तरफ 10 न्यूटन। तो जब तुम F1 F2 को ऐड करोगे तो ये वाली टर्म तो एक पर लेफ्ट एक पर राइट और मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो ये टर्म तो हमेशा कैंसिल हो जाएगी। जब आप F1 F2 F3 इस तरह से ऐड करोगे तो F1 के अंदर वो टर्म भी तो होगी जो थर्ड पार्टिकल ने 1 पे लगाया है, और F3 जब लिख रहे होंगे तो F3 में वो वाली टर्म भी तो होगी जो 1 ने 3 पर लगाई होंगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा और डायरेक्शन अपोजिट होंगी, तो वो हमेशा पेयर बनाकर तो कैंसिल हो जाएंगी। और पेयर बनाकर अगर कैंसिल हो जाएंगी तो मैं कहूंगा कि इन सब को अगर तुम ऐड करोगे तो जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं वो तो सारे पेयर बना के कैंसिल हो गए, बचे सिर्फ कौन? तो आप बोलो सर बचे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। तो मुझे जो फॉर्मूला पसंद है वो ये है कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास लिख दो बेटा, ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा पसंद है। ले बेटा एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले आ गए, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास एंड बेटा एक तो m1a1 वाला फॉर्मूला हमारे पास पहले से था भी। बढ़िया बेटा, अच्छा है।
ये भी याद रखना बेटा, दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा ये हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। चलिए बेटा एक सवाल कीजिए। बेटा सवाल अपने जो थ्योरी है उसके बेसिस पे ही है बेटा, इसको हम फिर कल आगे बढ़ाएंगे इसको ना, आज तो बेटा इतना ही हो पाएगा। तो एक सवाल कीजिए, आइडियल कंडीशंस हैं, स्मूथ पुल्ली है, मासलेस स्ट्रिंग है, ये मासलेस स्ट्रिंग चलते 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 यहां आ गई, इस मासलेस स्ट्रिंग से बेटा मैंने एक ए ब्लॉक जिसका मास है m1 और इधर बेटा एक बी ब्लॉक जिसका मास है m2 लटका रखे हैं। m1 इज मोर देन m2 और जो सिस्टम है बेटा वो है आपका ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी। बाकी बेटा आइडियल कंडीशंस है, दिस इज स्मूथ पुल्ली और बेटा ये आपके पास मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, मैं आपसे बेटा अगर डायरेक्ट सवाल पूछूंगा ना तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहो। मैं आपसे ना सवाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पूछ रहा हूं। पहला, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ये जरा बहुत ही आसान हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला दूसरा सवाल ही बड़ा ही होता है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बताओ। m1 बड़ा बड़ा था तो इसका एक्सेलरेशन a नीचे, बड़ा इसका एक्सेलरेशन a ऊपर, इस पर टेंशन ऊपर m1g नीचे, इस पर टेंशन ऊपर m2g नीचे। ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन नीचे तो m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। इसका एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स भी ऊपर, ऊपर कितना है t माइनस m2g, तो आप कह सकते हो t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। बेटा मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। हो सकता है बेटा आपको डायरेक्ट पहले से याद भी हो, बेटा हमने क्लास में कर रखा है। इसी एक्सेलरेशन को अगर आप पुट कर दोगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। अच्छी बात है बेटा, ये आ गया सर, ये तो बहुत आसान था। एक्चुअल सवाल ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये है मेन सवाल हमारा। मुझे ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन में। इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। बताएंगे? सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 इंटू इसका एक्सेलरेशन a प्लस m2 इंटू इसका एक्सेलरेशन। अगर इसे a लिख दिया है ना तो इसे a नहीं लिखना बेटा, इसको a लिखा है, इसका मतलब तूने नीचे पॉजिटिव माना है, ये तो बेटा आई कैप जे कैप यूज कर, अदरवाइज तुमने नीचे प्लस बोल दिया है तो इसे बेटा ऑफ कोर्स ऊपर है, ऊपर क्या आना चाहिए माइनस। दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। m2 इंटू a नहीं बेटा माइनस a। मेरे पास आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ए बेटा हम पहले से निकाल चुके हैं। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। ये आ गया है हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, वो भी नीचे की तरफ। ये आंसर आ गया बेटा आपका। बढ़िया। कोई बच्चा कहते कि सर आपने ना
सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और लिखाया था कि एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। सर उससे आंसर आएगा क्या? बेटा क्यों नहीं आएगा, पहले तो नीचे मास, सिस्टम का मास कितना है m1 प्लस m2। अब देख जरा कि इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, mg है नीचे, टेंशन है ऊपर, नीचे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स है m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस ऊपर की तरफ T और T, बेटा कितना आ गया 2T। वही बेटा सेम आंसर आएगा। T कहां से उठा के रख सकते हो बेटा, T ये रहा, उठा के उठाइए बेटा, T उठा के यहां रख दो, वही बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास आपका वापस से आ जाएगा। तो आप अगर एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास से करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना बेटा m1 प्लस m2g नीचे है और 2t ऊपर है, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया m1 माइनस m2g, ऊपर की तरफ है 2t। नेट फोर्स इक्वल्स टू बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सीधा बेटा आप कर सकते, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना। चलिए बेटा सर्कुलर की बेटा शीट निपटा लेना, ठीक है। समय मिले तो बेटा सर्कुलर की HCV भी पूरी कर सकते हो। इसेंशियल शीट थोड़ा पक्का निपटानी है, और बेटा जो अपना एक्स्ट्रा एज है वो समय मिले तो करें, अदरवाइज बेटा सेंटर ऑफ मास पर आए, ठीक है। अगली बार बेटा सेंटर ऑफ मास का होमवर्क मिलेगा, ठीक है।